झारखंड के 14 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने विजय संकल्प महारैली से एक तरह से तैयारियों की शुरुआत कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा पहुंचे और वहां से एक टारगेट फिक्स किया है कि 14 के 14 सीट किस तरह से बीजेपी की झोली में जाए। इसको लेकर के अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को भी टास्क दिया और वहाँ के जनता को भी संबोधित किया और एक तरह से मैसेज देने का काम किया कि अगर बीजेपी सत्ता में फिर से आती है तो वो उनके लिए क्या काम करेगी। लेकिन राज्य सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक सीपी सिंह जी, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, चाईबासा से एक तरह से शुरुआत हो चुकी है, 2024 का जो मिशन है 14 के 14 सीट जीतना, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अभी चाईबासा आए थे 7 तारीख को और वहाँ पर कोर कमेटी की बैठक भी किया। साथ ही कोल्हान क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद भी किया और संबोधित भी किया। पिछली बार चाईबासा सीट हम लोग चुनाव हार गए थे। 14 में 12 सीट हम लोग जीते, 2 सीट, एक कोल्हान का चाईबासा, दूसरा राजमहल। लक्ष्य है कि 14 का 14 सीटें जीते। उसी दृष्टि से हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी दौरा कर रहे हैं और सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर 160 सीटें ऐसी हैं जहां हम पहले चुनाव जीत चुके थे, जीते हुए थे। कोई असंभव वाली बात नहीं है। असंभव तो वहाँ होती है ना जहाँ कोई खाता ही नहीं खुला, कभी ज़िंदगी में जीते नहीं, बहुत कम वोट आया, बहुत कम परसेंटेज हुआ, तो एक कठिन टास्क है। लेकिन जहाँ हम अच्छे पोजीशन में रहे हैं, परसेंटेज भी ज़्यादा आया, वोट भी ज़्यादा आया, फिर भी हम हार गए। पहले हम चुनाव जीत चुके हैं। वैसी स्थिति में ये प्रयास हो रहा है ताकि 2024 का जो चुनाव हो तो 2024 में पिछले जो सीट थी उससे भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को अकेले आए। तो उस स्थिति में कार्यकर्ताओं में जोश लाना, कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए प्रेरित करना कि जो टास्क दिए जाते हैं पार्टी की तरफ से उन टास्क को पूरा करना। ये भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी नियम है कि जब चुनाव जीतती है तो अगला 5 साल की फिर तैयारी कर देती है। जैसे एक परीक्षार्थी परीक्षा पास करने के बाद वो आराम नहीं करता, वो फिर से पढ़ाई शुरू आगे का कर देता है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 5 साल संगठन के कार्य में व्यस्त रहता है, चुनाव की तैयारी करता रहता है। लेकिन अब उस दौरे को लेकर के जेएमएम ने सवाल खड़ा किया है। कह रहे हैं कि चक्रधरपुर इससे पहले पिछले चुनाव में भी आए थे और वहाँ की जनता ने नकार दिया। फिर से वही बात दोहराए हैं, इसलिए वहाँ की जनता वहाँ पर भीड़ भी नहीं जुट पाई और नकार दिया लोगों ने। देखिए, जेएमएम जब कोई इस तरह का टिप्पणी करता है ना तो उसके अक्ल पर मुझे हंसी आती है। 1984 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पूरे देश के अंदर 2 सीट जीती थी, आज 302 सीट पर जीती है। 2 कहाँ 302, ये जेएमएम को समझ में नहीं आता है, ये विरोधियों को समझ में नहीं आता है। अरे भाई, हम प्रयास करते रहते हैं, आप खिल्ली उड़ाते रहिए, आप गुमान में रहिए, हम गुमान में नहीं हैं। हमें तो काम करना है ना, और इसी के माध्यम से हम सेवा करते हैं। आज देश को मजबूत बनाने के साथ साथ विश्व गुरु बनने का जो काम कर रहे हैं तो इसी के माध्यम से कर रहे हैं ना। आज 5वीं अर्थव्यवस्था में इंडिया आ गया है, ब्रिटेन को भी पछाड़ कर। तो एक दिन में संभव नहीं हुआ है।
इसके लिए प्रयास लगातार होते रहता है। तो ऐसे स्थिति में दूसरे क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों में व्यस्त रहती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जेएमएम का और ये सवाल उठाया गया है कि गृह मंत्री जी ने जो राष्ट्रपति को लेकर के बयान दिया कि प्रधानमंत्री ने एक गरीब बेटी को, आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बना दिया, ऐसा लगता है कि अनुकंपा पर बहाल हुआ है और इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए देश से। सुप्रीम कोर्ट तक से ये आग्रह किया है कि स्वतः संज्ञान ले इस पर। अरे भाई, ये गलत क्या कहा अमित शाह जी ने? भाई, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को भी उच्च स्थान देने का काम करती है। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जो राष्ट्रपति हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया जो यहाँ की गवर्नर भी रह चुकी है। गवर्नर भी किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो हमने तो बनाया ना। उसके पहले कोविंद जी को महामहिम राष्ट्रपति बनाया, एक दलित को बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। और इतने ये परेशान क्यों हैं भाई? ये तो चाय वाला देश का प्रधानमंत्री 2 टर्म से है, आगे भी ये चाय वाला बनेगा। और ये परेशान मत हो, अभी तो चाय वाला को प्रधानमंत्री देखा है, आगे गाय वाला को भी देखना पड़ेगा। एक दूसरा सवाल है कि जो गिरिडीह स्थित पारसनाथ पहाड़ी है, सम्मेद शिखर को लेकर के पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। केंद्र सरकार ने तो कह दिया कि वहाँ पर्यटन स्थल घोषित नहीं होगा, इको टूरिज्म नहीं होगा, लेकिन अब आदिवासी समाज आमने सामने हो गए हैं। कल वहाँ महाजुटान है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी समाज और जैन समाज को आमने सामने होने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बड़ा ही पवित्र धार्मिक स्थल है, चाहे वो जैन समाज का हो या हमारा आदिवासी समाज का हो। दोनों का धर्म स्थल पवित्र है और उसकी पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। जैन समाज के लोग और आदिवासी समाज के लोग आपस में बैठकर और इसका शांतिपूर्ण हल निकाल लें। देखिए, राजनीति करने वाले करेंगे, लेकिन हमें बुद्धि से काम लेना है। तो आदिवासी समाज को भी बुद्धि से काम लेना है, विवेक से काम लेना है, और जैन समाज को भी बुद्धि और विवेक से काम लेना है। यानी किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, राजनीति चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। जब केंद्र सरकार ने कह दिया कि भाई वो धार्मिक स्थल ही रहेगा, तो राज्य सरकार को भी धार्मिक स्थल घोषित कर देना चाहिए और उसके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार के शराब और मांस के सेवन पर रोक लगा देनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं समझता हूँ कि कोई हमारे आदिवासी समाज से और हमारा जैन समाज से आपस में कोई खींचतान की गुंजाइश बचती है। आपस में मिल बैठकर और इसका समाधान निकालें तो मैं बेहतर हूँगा। और राजनीतिकों से ही आग्रह करूँगा कि उसको राजनीति के पचड़े में न डालें। एक आखिरी सवाल, राज्य में नियोजन नीति रद्द हो गया, कई अभ्यर्थी जो हैं वो अब आक्रोशित हो रहे हैं, कल जेएमएम के कार्यालय तक पहुंचे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि बजट सत्र से पहले एक नया नियोजन नीति लेकर के सरकार आएगी और ये तमाम अभ्यर्थियों को नौकरी देगी। क्या लगता है कि संभव हो पाएगा इतना कम समय में? कहावत है ना, बचरम की दरिद्रम। तो ये राज्य सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, ये सिर्फ बोलने में विश्वास करती है, करने में नहीं। जब इन्होंने 2021 में नियोजन नीति बनाया, उस समय भी हम लोगों ने विधानसभा के अंदर उसकी खामियों को दृष्टिगोचर करने का काम किया था। लेकिन राज्य सरकार इतनी मदान थी कि बातों को नहीं मानी, जिसका नतीजा हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया। घाटा किसका हुआ? किसको हुआ घाटा? घाटा हुआ हमारे झारखंड के नौनिहालों का।
जिनको नौकरी मिली उनकी नौकरी भी रद्द हो गई, और जो लोग तमाम तैयारियां कर रहे थे उनको भी निराशा हाथ लगी। यानी कहावत है कि भाई खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजा पर गिरे, घायल किसको होना है? खरबूजा को होना है। राज्य सरकार की नीयत ही नहीं है कि झारखंड के नौनिहालों को, बेरोजगारों को नौकरी दें, और इसीलिए इस तरह की बातें करती है। अभी भी मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि हमारे झारखंड के लोगों को ठगने का काम न करें। नियोजन नीति का वादा यदि आपने किया है तो बजट सत्र के पूर्व नियोजन नीति बनाएं जो फुल प्रूफ हो, किसी को उससे कोई घाटा न हो। तो ये थे सीपी सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये राज्य सरकार सिर्फ घोषणा करती है, उसे लोगों तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए पहल नहीं करती। अगर नियोजन नीति बनाना ही है तो एक फुल प्रूफ प्लान लेकर आए और सदन में उसे चर्चा के बाद लाए, ताकि किसी को किसी तरह का नुकसान ना हो। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, तिस्का मोड़, रांची।